हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको गुप्त वंश से संबंधित टॉपिक है। तो थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं कि भारत में जो एक शक्तिशाली साम्राज्य जो स्थापित किया था वो आपको मौर्य शासकों ने स्थापित किया था। इसके बाद क्या हुआ था कि जब मौर्य वंश के शासन की समाप्ति होती है तो उसके बाद क्या होता है कि भारत में कई छोटे छोटे राज्यों का क्या होता है, उदय होता है। तो इसी छोटे छोटे राज्य के जो शासक होते हैं वो कमजोर होते हैं और इसका फायदा उठाकर क्या होता है कि हमारे भारत में कई सारे मध्य एशिया के विदेशी आक्रमणकारी आते हैं। जैसे आपको हिंद यूनानी हो गए, शक हो गए, पहलव हो गए, कुषाण आ गए। फिर इसके बाद क्या हुआ कि और भी छोटे छोटे कई सारे जो राजवंश थे उसका उदय हुआ। इन्हीं में से एक जो था वो आपको गुप्त वंश था। ठीक है, तो गुप्त वंश के शासकों के बारे में ऐसा कहा जाता है, इसके प्रारंभिक शासकों के बारे में, कि यह कुषाणों के अधीन थे। यानी कि ये जो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे श्रीगुप्त, इनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये कुषाणों के क्या थे, सामंत थे। लेकिन आइए उस टॉपिक को हम बाद में क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि गुप्त वंश के अध्ययन के क्या स्रोत है। तो देखिए, गुप्त वंश के अध्ययन के हमारे पास 3 स्रोत है। एक है हमारा साहित्यिक स्रोत, एक है पुरातात्विक स्रोत और एक जो है वह है आपको यात्रा विवरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साहित्यिक स्रोत में हमारा कौन सा स्रोत आएगा। तो देखिए, साहित्यिक स्रोत में वायु पुराण। तो पुराण की संख्या जो है वो आपको 18 है। तो इसी 18 में से एक वायु पुराण है और इस वायु पुराण से हमें क्या होती है कि गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए कुछ ऐसे पुराण है जिसमें वंशावली पाई गई, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, वायु पुराण, इससे हमें क्या होती है कि गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद है विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं मत्स्य पुराण, जिससे हमें क्या होती है कि आपको आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए, गुप्त वंश के अध्ययन के स्रोत में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है आपको वायु पुराण। इसके बाद मुद्रा राक्षस, यानी कि विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस है, इससे भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कामसूत्र, जिसके लेखक जो है वात्स्यायन है, इससे भी हमें क्या होती है, इनके द्वारा लिखे गए जो कृति है कामसूत्र, इससे भी हमें क्या होती है कि गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा ये जो मृच्छकटिकम है, यानी कि शूद्रक के द्वारा लिखा गया पुस्तक, इससे भी हमें क्या होती है गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए, मृच्छकटिकम से क्या हुआ था कि 2015 के बिहार एसएससी जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना, इसको याद रखिएगा। और ये 2015 के आपको बिहार एसएससी के जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछा गया क्वेश्चन था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है तो मिट्टी का खिलौना, और मृच्छकटिकम के लेखक कौन है तो वो आपको शूद्रक है। फिर है देवी चंद्रगुप्तम, इसके भी जो लेखक है वो आपको विशाखा दत्त है। इससे भी हमें क्या होती है कि गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कालिदास की रचना है। तो आप लोग जानते होइएगा कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है और कालिदास जो थे संस्कृत भाषा के एक बहुत ही अच्छे नाटककार थे। तो आइए इनकी कुछ रचनाएं हैं, इस पर हम थोड़ा सा नजर डालते हैं। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहार, रघुवंश, कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्र। तो ये सारे चीज जो है वो किसके द्वारा लिखे गए हैं तो आपको कालिदास के द्वारा। तो कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन कालिदास की रचनाएं नहीं है। तो थोड़ा सा कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं उस पर हम थोड़ा सा क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहार, रघुवंश, कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्र, ये सब जो है क्या है कालिदास की रचनाएं। तो जरा सा हम यहाँ पर क्या करेंगे कि साहित्यिक स्रोत पर हम इस चीज को जाने। अब आइए, अब हम बात करते हैं कि गुप्त वंश के जो अध्ययन के पुरातात्विक स्रोत है उसमें कौन सा स्रोत है। तो देखिए, पुरातात्विक स्रोत, सबसे पहले कहने का मतलब हुआ क्या, तो प्राचीन सामग्री के आधार पर हम क्या करते हैं कि गुप्त वंश के अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुरातत्व कहते हैं किसको, तो उत्खनन से जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। तो गुप्त वंश के अध्ययन के हमारे पास साहित्यिक स्रोत भी है और पुरातात्विक स्रोत है। तो पुरातात्विक स्रोत में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो कि समुद्रगुप्त का यह क्या है अभिलेख है, और इससे हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का संबंध किससे है। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का संबंध जो है समुद्रगुप्त से है। एरन अभिलेख, देखिए ये एरन अभिलेख जो है इसका संबंध जो है भानुगुप्त से है और यह अभिलेख जो है 510 ईस्वी का है। और इस अभिलेख में क्या है कि किसी के सती होने का जो पहला साक्ष्य है वो आपको एरन अभिलेख में मिला है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि किसी के सती होने का जो पहला साक्ष्य है वो किस अभिलेख में मिला है, तो एरन अभिलेख में। ठीक है, यानी कि प्राचीन काल में जो सती प्रथा विद्यमान थी ऐसा मतलब कि उल्लेख किया गया है आपको एरन अभिलेख में। और एरन अभिलेख जो है उससे संबंध किसका है तो भानुगुप्त से। ठीक है, इसके अलावा
भीतरी स्तंभलेख या भीतरी अभिलेख और इसका जो संबंध है वो आपको गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है, और इससे भी हमें क्या होती है, गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा ताम्रपत्र हो गया, मुहरे पर लिखे हुए कई सारे लेख हो गए, इसके अलावा आपको सिक्के हो गए। जैसे सिक्के से हम कैसे कर सकते हैं, तो गुप्त शासक जो थे वो क्या कहते कि अधिक मात्रा में सोना के सिक्के जारी किए थे। इससे पता चलता है कि गुप्त वंश का जो आर्थिक स्थिति था वो काफी अच्छा आ रहा होगा, इसलिए इसने क्या किया था, सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चलाया था। तो एक चीज को रिकॉल कीजिए थोड़ा सा कि भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का जो चलाया था वो आपको हिंदू ने चलाया था, लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध मात्रा में जो सोने का सिक्का चलाया था कुषाण शासक ने चलाया था। और सीधे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक सोने का सिक्का कौन चलाया था, तो सबसे अधिक सोने का सिक्का जो चलाया था वो आपको गुप्त शासकों ने चलाया था। इसके बाद हम बात करते हैं यात्रा विवरण में। तो यात्रा विवरण में हिंसांग और फाहियान के विवरण के, तो आप सबको पता होगा कि हिंसांग जो है वह भारत जो आया था वो आपको 629 में आया था। थोड़ा सा याद रखिएगा कि हिंसांग जो है भारत कब आया था, 629 में, और यह 644 ईस्वी तक रहा था। तो ये जो हिंसांग है यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था, और हिंसांग की जो यात्रा वृत्तांत है CU की, इससे भी हमें क्या होती है कि गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर ये जो हिंसांग है, इस हिंसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, और यह हिंसांग जो था चीनी यात्री था। तो इसके विवरण से भी क्या होती है, हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हम बात करते हैं फाहियान के विवरण की। तो फाहियान जो है वो क्या हुआ था कि हिंसांग से पहले आया था, यानी कि 399 में आया था, और यह 414 ईस्वी तक क्या हुआ था, भारत रहा था। तो फाहियान की जो यात्रा वृत्तांत है, भारत की दशाओं का विवरण, उससे भी क्या होती है कि हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जो फाहियान है वो आपको गुप्त वंश के शासक जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं के दरबार में क्यों हुए थे, मतलब आए हुए थे और वहीं पे 15 साल बिताए हुए थे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंसांग और फाहियान किस देश का यात्री था, तो आपको चीन का था। और इन दोनों के यात्रा वृत्तांत से क्या हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो मिलती है। ठीक है, फाहियान भारत कब तक रहा था, 399 से 414 ईस्वी तक। इसके बाद हिंसांग कब तक रहा था, 629 से 644 ईस्वी तक। मतलब कि दोनों जो था वो आपको 15 वर्ष क्या हुआ था, भारत रहा हुआ था। ठीक है, अब आइए अब हम बात करते हैं, ये तो गुप्त वंश के अध्ययन के क्या हो गए कि आपको स्रोत हो गए। तो इस स्रोत में हम क्या जाने हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत और यात्रा वृत्तांत और यात्रा विवरण के आधार पर हम क्या किए कि गुप्त वंश के अध्ययन को हम जाने। अब आइए अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि गुप्त वंश के जो संस्थापक थे। ठीक है, तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वह श्रीगुप्त थे। ठीक है, यानी कि श्रीगुप्त से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है कि गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वह श्रीगुप्त थे, और श्रीगुप्त का जो शासन काल था 240 से 280 ईस्वी था। लेकिन बहुत सारे बुक में क्या होता है कि गुप्त वंश की स्थापना का जो समय देता है वो 275 ईस्वी भी देता है, तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो आपको श्रीगुप्त था। और श्रीगुप्त जो था वह गुप्त वंश का वाकई में रियल राजा नहीं था, यानी कि यह किसी अन्य राजा के क्या थे, सामंत थे। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था, और श्रीगुप्त किसी अन्य राजा के सामंत थे। और उस समय जो सामंतों को उपाधि दी जाती थी वो आपको महाराजा की उपाधि दी जाती थी। इसीलिए प्रश्न पूछा जाएगा कि गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जो आपको क्या किया था, महाराजा की उपाधि धारण किया था। तो महाराजा की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, श्रीगुप्त था। और उस समय महाराजा की उपाधि उसे दिया जाता था जो किसी अन्य राजा के सामंत हुआ करते थे। मतलब कि श्रीगुप्त जो था किसी अन्य राजा का क्या था, सामंत था। और कई सारे ऐसे स्रोत है जिसमें बताया गया है कि श्रीगुप्त जो थे वो आपको कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। लेकिन ये जो पुना ताम्रपत्र अभिलेख है, तो पुना ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त को आदिराज कहा गया था। आपका यहाँ से प्रश्न उठेगा कि पुना ताम्रपत्र अभिलेख से संबंध कौन रखता है, तो देखिए पुना ताम्रपत्र अभिलेख जो है वो प्रभावती गुप्त का अभिलेख है। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है ये जो पुना ताम्रपत्र अभिलेख है ये किसका है, तो आपको प्रभावती गुप्त का यह क्या है, आपको अभिलेख है। और इसमें क्या किया गया है कि ये जो श्रीगुप्त है उसको आदिराज कहा गया है। ठीक है, आपको याद रखना है कि पुना ताम्रपत्र अभिलेख में क्या है कि ये जो श्रीगुप्त है उसको क्या कहा गया, आदिराज। और पुना ताम्रपत्र अभिलेख से संबंध किसका है, तो प्रभावती गुप्त का है। इसके अलावा समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसमें भी क्या किया गया है कि आपको श्रीगुप्त के बारे में चर्चा की गई, यानी कि श्रीगुप्त का नाम जो है सबसे पहले। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो आपको कौन था, श्रीगुप्त। तो आइए श्रीगुप्त के बारे में थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। श्रीगुप्त जो कि गुप्त वंश की स्थापना किया था 240 ईस्वी में कौशाम्बी में, ठीक है, या कौशाम्बी के निकट। और इनका जो शासन था 240 से 280 ईस्वी था।
इन्हें गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है और इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण किया था। और महाराजा की उपाधि धारण करने वाला यह पहला गुप्त वंशीय शासक था। और उस समय महाराजा की उपाधि वो धारण करते थे जो किसी अन्य राजा के सामंत हुआ करते थे। ठीक है, अब है कि पुनः ताम्रपत्र अभिलेख जो कि प्रभावती गुप्त का अभिलेख है। इस अभिलेख में क्या है कि श्रीगुप्त को आदिराज कहा गया है। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो कि समुद्रगुप्त का अभिलेख है, इस अभिलेख में भी क्या है कि सबसे पहले श्रीगुप्त के नाम की चर्चा की गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुप्त वंश के संस्थापक जो थे कौन थे, तो आपको श्रीगुप्त थे। तो ये जो गुप्त वंश था ये आपको क्या हुआ था कि चौथी शताब्दी से लेके आपको क्या हुआ था कि छठी शताब्दी के आसपास तक क्या हुआ था, काफी फला फूला। उसके बाद क्या हुआ कि गुप्त वंश का धीरे धीरे पतन प्रारंभ हो गया। तो आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आइए, अब क्या था कि ये जो गुप्त वंश है, तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। और श्रीगुप्त का बेटा जो था घटोत्कच गुप्त, जो कि 280 में शासक बना और 319 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था। तो इसने भी महाराजा की उपाधि धारण किया था, क्योंकि घटोत्कच भी जो था वह किसी अन्य राजा का क्या था, सामंत था। और पुणे और रिद्धपुर जो ताम्रपत्र अभिलेख है, उस अभिलेख में घटोत्कच को क्या किया गया कि गुप्त वंश का प्रथम शासक बताया गया था। आपको ये भी याद रखना है कि पुणे ताम्रपत्र अभिलेख और रिद्धपुर अभिलेख के अनुसार क्या है कि गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे बताया गया है, तो आपको घटोत्कच को बताया गया है। ठीक है, अब महाराजा की उपाधि घटोत्कच ने धारण किया था कि नहीं किया था, तो महाराजा की उपाधि भी जो है घटोत्कच ने धारण किया था। और उस समय महाराजा की उपाधि उसे दी जाती थी जो किसी अन्य राजा के सामंत हुआ करते थे। मतलब श्रीगुप्त भी क्या थे, किसी अन्य राजा के सामंत थे। और उनका पुत्र जो था घटोत्कच, वह भी किसी अन्य राजा का क्या था, सामंत था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि गुप्त वंश के जो वास्तविक संस्थापक हुए वो आपको चंद्रगुप्त प्रथम हुए। यानी कि घटोत्कच गुप्त के जो पुत्र थे चंद्रगुप्त प्रथम, वो क्या था कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था और पहला स्वतंत्र शासक भी इसे माना जाता है, क्योंकि यह किसी अन्य राजा के सामंत न होकर इसने स्वयं क्या किया था कि गुप्त वंश के शक्तिशाली शासक के रूप में उभरा। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्त वंश का जो संस्थापक है वास्तविक, वो किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को। पहला स्वतंत्र शासक कौन था गुप्त वंश का, तो वह चंद्रगुप्त प्रथम था। और गुप्त वंश का प्रथम शासक जो था आपको चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने क्या किया था, महाराजा धीराज की उपाधि जो था उसे धारण किया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो हम क्या कहेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो जब चंद्रगुप्त प्रथम क्या हुआ था कि 319 ईस्वी में राजा बना था, तो उसने एक संवत की शुरुआत की थी। उस संवत का नाम है आपको गुप्त संवत। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गुप्त संवत की शुरुआत कौन किया था, तो आपको चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। कब किया था, 319 ईस्वी में। लेकिन जब भी संवत आएगा तो थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। तो सबसे पहले बताए थे कि विक्रम संवत, जिसकी शुरुआत जो हुई थी 58 बीसी में हुई थी। और इसकी शुरुआत जो किया था शकों को हराने के उपलक्ष्य में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने किया था। इसके बाद हम चर्चा किए थे आपको शक संवत की, और शक संवत की शुरुआत जो किया था कनिष्क ने किया था। और शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी जब कनिष्क राजा बना था। तो ठीक इसी प्रकार से चंद्रगुप्त प्रथम जब राजा बना तो उसने भी क्या किया कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर गुप्त संवत की क्या की शुरुआत की। और गुप्त संवत की शुरुआत कब की, तो 319 ईस्वी में। फिर इसने क्या किया कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से क्या किया, विवाह किया। और विवाह करके अपने ये साम्राज्य जो है उस साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया। यानी कि वैवाहिक संबंध के द्वारा चंद्रगुप्त प्रथम जो था अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन आपको बताया था कि प्राचीन इतिहास में सबसे पहला शासक जो है हर्यक वंश का शासक बिंबिसार, जिसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके क्या किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक उसी प्रकार से क्या है कि आपको गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम है, उसने भी क्या किया था कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके क्या किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो आइए थोड़ा सा इसको रिकॉल करते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने क्या किया था, सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। प्रभावती गुप्त के जो ताम्रपत्र अभिलेख है उसमें श्रीगुप्त को क्या कहा गया है, आदिराज कहा गया है। इसके अलावा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में भी क्या है कि आपको श्रीगुप्त की चर्चा है। घटोत्कच यह भी क्या था कि आपको एक सामंत शासक ही था जिसने महाराजा की उपाधि धारण किया था। और पुणे ताम्रपत्र जो अभिलेख है, इसके अलावा रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख है, उसमें घटोत्कच को क्या कहा गया है, गुप्त वंश का प्रथम शासक कहा गया है। गुप्त वंश की जो स्थापना हुई थी वो कौशाम्बी के निकट हुई थी। कब हुई थी, 240 ईस्वी में, लेकिन कहीं कहीं 275 ईस्वी भी देता है। ठीक है, यानी कि इतिहासकारों में मतभेद है गुप्त वंश की स्थापना को लेकर। अब आइए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का जो
पहला स्वतंत्र शासक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। तो चंद्रगुप्त प्रथम क्या हुआ था कि पहला ऐसा गुप्त शासक जिसने महाराजा धीराज उपाधि धारण किया था और इसने क्या किया था कि गुप्त संवत की शुरुआत की थी। और गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? 319 ईस्वी में। और इसने क्या किया था कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके इसने क्या किया था? अपना साम्राज्य का विस्तार किया था, यानी कि वैवाहिक संबंध के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक आपको क्या था कि गुप्त वंश के अध्ययन के स्रोत, और इसके बाद हम क्या कहते हैं कि गुप्त वंश के 3 शासकों के बारे में पढ़े। अगला जो मेरा वीडियो होगा उसमें हम क्या करेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम से आगे जो शासक आते हैं समुद्रगुप्त, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद रामगुप्त हो गए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए हैं, कुमारगुप्त हो गए, इसके अलावा स्कंदगुप्त हो गए। 3 सारे लोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सबों से शुभ विदाई। टेक केयर ऑल ऑफ यू।